तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 12 की समरी एनालिसिस प्रोवर्ब्स और डिफिकल्ट वर्ड्स को। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है यूरी। ये एक रिचुअल होता है जिसमें सूटर दुल्हन के घर आता है और उसकी फैमिली को पाम वाइन देता है। ये आप समझ लें कि शादी की रस्म को ही कहते हैं और इस रस्म में ना लड़की की माँ सारे गाँव के लिए खाना तैयार करती है। उसके बाद है युमुना। शादी के मौके पर जमा रिश्तेदारों के ग्रुप को युमुना कहते हैं। उसके बाद है एस्टर। सुबह को उठना या उठने के बाद इधर उधर फिरना, इसको एस्टर कहते हैं। उसके बाद है ओजीगो। ये ना ओकोनकोवो की तीसरी बीवी का नाम है। उसके बाद है कुकिंग ट्राइपॉड्स। ये ना 3 टांगों वाला एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर बर्तन रखकर खाना पकाया जाता है। उसके बाद है कैसावा। ये भी ना खाने और पकाने वाला पौधा होता है जो कि दिखने में ना शकरकंदी की तरह लग रहा होता है। उसके बाद है टीथर्ड। किसी जानवर को एक रस्सी से बांध देना ताकि वो भाग ना जाए, इस चीज को कहते हैं टीथर्ड। उसके बाद है पेग। ये वो लकड़ी होती है जिससे जानवर को बांधा गया होता है। वैसे ये एक चुटकी भी होती है जो कि चीज़ों को पकड़ के रखती है, लेकिन यहाँ पे ये लकड़ी है। उसके बाद है युमाइकी। ये वो वाला गांव होता है जहां से ना ओबिरिका ने बकरी मंगवाई थी। उसके बाद है बीकन। किसी को इशारा करके बुलाना जो होता है ना, उसको बीकन कहते हैं। उसके बाद है न्वेनक्वो। ये ना उस लड़के का नाम है जिसको ना ओबिरिका ने युमाइकी गांव बकरी लाने के लिए भेजा था। उसके बाद है मैकबोगो। ये वो वाली औरत थी जो कि भागने वाली गाय को देखने के लिए दूसरी औरतों के साथ नहीं आई थी। उसके बाद है युडेंकवो। ये औरत भी गाय को देखने के लिए नहीं आई थी और इसका बच्चा 28 दिनों से भी कम उम्र का था। उसके बाद है एजिलेक्बो। ये उस औरत का नाम है जिसके हस्बैंड की गाय रस्सी तोड़कर या फिर अपनी जगह से भाग गई थी। उसके बाद है कॉइफर। ये बालों का डिजाइन होता है, उसको कहते हैं कॉइफर। उसके बाद है ओग्ब्यूफी अजिनवा। ये गांव के बूढ़े लोगों में से एक आदमी था जो कि ओबिरिका के घर ओकोनकोवो के साथ ही बैठा था। उसके बाद है ओकीकी। ये तो आपको पता ही होगा कि ओबिरिका की बेटी यानी इस चैप्टर में दुल्हन का नाम है। उसके बाद है एंकलेट्स। एंकलेट्स कहते हैं पायल को। उसके बाद है ब्रास। ब्रास कहते हैं पीतल को। अब हम चलते हैं अपनी समरी की तरफ। अब अगली सुबह सब गांव वाले एक त्योहार वाला माहौल बनाए हुए थे क्योंकि ओकोनकोवो का दोस्त ओबिरिका अपनी बेटी की यूरी को मना रहा था। ये यूरी एक तरह से शादी को ही कहते हैं जिसमें ना सूटर आकर दुल्हन को ले जाता है और इस पूरे चैप्टर में हम इस शादी को ही देखेंगे। ये वो वाला दिन था कि जिस दिन ना उसकी बेटी के सूटर यानी होने वाले शौहर ने आकर ना सिर्फ लड़की के पेरेंट्स और इसके रिश्तेदारों को पाम वाइन देनी थी बल्कि उनके बहुत बड़े रिश्तेदारों के ग्रुप को भी पाम वाइन देनी थी और रिश्तेदारों के इस ग्रुप को युमुना कहते हैं। इस मौका पर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरतें सबको इनवाइट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ना ये ज्यादातर औरतों की रस्म थी जिसमें अहम लोग दुल्हन और उसकी माँ थी। जैसे ही सुबह होती है ना तो सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद ओबिरिका की झोपड़ी पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर बच्चे और औरतें, ताकि दुल्हन की माँ ने जो पूरे गांव के लिए खाना तैयार करना है ना, उस काम में उसकी मदद की जा सके। ओकोनकोवो के घर में भी ना ओबिरिका के घर जाने के लिए दूसरे घरों की तरह अफरा तफरी फैली हुई थी। नोए की माँ और ओकोनकोवो की सबसे छोटी और तीसरी बीवी भी अपने बच्चों के साथ ओबिरिका के घर जाने के लिए तैयार थी। नोए की माँ ने एक टोकरी के अंदर कोको यैम्स, एक साल्ट वाला केक और कोयलों पर बनाई हुई मछली रखी हुई थी जो कि उसने वहां जाकर ओबिरिका की बीवी यानी दुल्हन की माँ को देना थी। ओकोनकोवो की तीसरी बीवी के पास भी प्लेंटियंस और कोको यैम्स की एक टोकरी थी और एक छोटे बर्तन में ना पाम ऑयल भी था और इन दोनों के बच्चों ने पानी वाले बर्तन उठाए हुए थे। कल रात वाले इंसिडेंट की वजह से ना एक्वीफी काफी थकी हुई थी और उसे नींद भी आ रही थी क्योंकि वो सुबह के टाइम थोड़ी देर पहले ही वापस आए थे। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो कहाँ से वापस आए हैं। प्रीस्टस काइलो जो होती है ना, वो एजिनमा को अपनी कमर पर लेकर उस श्राइन में से ना रेंगते हुए एक सांप की तरह बाहर आई थी। तो जैसे वो बाहर आई ना, तो बजाय इसके कि वो गुफा के मुंह पर बैठे हुए ओकोनकोवो और एजिनमा की तरफ देखती और इन दोनों को वहां पर देखकर हैरान होती, वो सीधा देखती है और गांव की तरफ वापस चली जाती है। ओकोनकोवो और एक्वीफी भी दोनों कुछ फासले पर उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि शायद ये प्रीस्टस यहाँ से सीधा अपने घर जाएगी, लेकिन वो ना ओकोनकोवो के घर जाती है और ओकोनकोवो की ओबी में से गुजरकर एक्वीफी की झोपड़ी में जाकर उसके बेडरूम में चली जाती है। वो बड़े आराम से ना अजिनमा को उस बेड के ऊपर लेटा कर बिना किसी से कुछ कहे वहां से चली जाती है। अजिनमा अभी भी सोई हुई थी जबकि बाकी सब तैयारियां कर रहे थे। एक्वीफी ना नोए की माँ और ओकोनकोवो की तीसरी बीवी ओजीगो से कहती है कि वो इसके बारे में ओबिरिका की बीवी से जाकर कहते हैं कि इसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। उसने ना अपनी कोकोयैम्स और मछली वाली टोकरी तो तैयार कर ली थी, लेकिन उसे अजिनमा के जागने तक का इंतजार करना था। तुम्हें भी सो जाना चाहिए, नोए की माँ कहती है, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। जब वो बातें कर रहे होते हैं ना, तो अजिनमा अपनी आंखें मसलते हुए झोपड़ी में से बाहर आती है। वो बाकी बच्चों के हाथ में पानी वाले बर्तन देखती है और उसे याद आता है कि वो तो ओबिरिका की वाइफ के लिए पानी भरने के लिए जा रहे थे। वो झोपड़ी में वापस जाती है और अपना बर्तन भी उठाकर ले आती है। क्या तुमने नींद पूरी कर ली? उसकी माँ उससे पूछती है। हाँ, पूरी कर ली, अजिनमा जवाब देती है। चलो अब चलते हैं।
नहीं, पहले तुम्हें खाना खाना होगा, एक्वीफी कहती है। फिर एक्वीफी ना अपनी झोपड़ी में वापस जाकर सब्जियों वाला सूप गर्म करती है जो कि इसने कल रात बनाया था। हम तो जा रही हैं, नोए की माँ कहती है। मैं ओबिरिका की बीवी को जाकर बता दूंगी कि तुम देर से आओगी। फिर नोए की माँ और इसके 4 बच्चे और ओजीगो और इसके 2 बच्चे ओबिरिका की बीवी की मदद करने के लिए वहां से चले जाते हैं। जैसे वो कोनकोवो की झोपड़ी से गुजर रहे होते हैं ना, तो कोनकोवो पूछता है, दोपहर को मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? तो ओजीको कहती है कि मैं दोपहर को वापस आकर खाना बना दूंगी। कोई भी नहीं जानता था कि कल रात ना ओकोनकोवो भी नहीं सोया था, इसलिए उसे भी नींद आ रही थी और थकावट भी महसूस हो रही थी। जब कल रात एक्वीफी प्रीस्टेस के पीछे गई थी ना, तो कोनकोवो ने कुछ देर तो इंतजार किया, जो कि मामूल के मुताबिक करना भी चाहिए था, लेकिन फिर वो अपनी माचिस लेकर श्राइन की तरफ चला गया, जहाँ पर उसे लग रहा था कि वो जरूर होंगे। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचा तो उसे पता चला कि प्रीस्टेस ने पहले अगले गाँव जाने का फैसला किया है, यानी वो वहां पर नहीं थे। कोनकोवो वापिस आ गया था और बैठकर इंतजार करने लगा। लेकिन जब उसे लगा कि उसने काफी इंतजार कर लिया है, तो वो दोबारा श्राइन पर गया, लेकिन वो पहाड़ियां और गुफाएं बिल्कुल ही साइलेंट थी। ये सिर्फ अकोनकोवो का चौथा चक्कर ही था, यानी जब वो चौथी बार उस जगह पर आया तो तब जाकर उसे एक्वीफी वहां पर मिली और उसे वहां पर देखकर वो काफी परेशान था। अब हम वापस ओबिरिका की झोपड़ी की तरफ आते हैं, जहाँ पर चुटियों की तरह रश लगा हुआ था। उन लोगों को जहाँ पर भी जगह मिली ना, तो उन्होंने वहां पर आरजी तौर पर खाना पकाने वाले ट्राइपोड्स को ना सूखी हुई मिट्टी की मदद से एक साथ खड़ा किया हुआ था और उनके दरमियान में आग जलाई हुई थी। इन ट्राइपोड्स के ऊपर खाना बनाने वाले बर्तन ऊपर और नीचे हो रहे थे और लकड़ी के बने हुए मोटर्स यानी बर्तनों के अंदर फूफू को कूटा जा रहा था। कुछ औरतें यैम्स और कैसावा को पका रही थी, तो बाकी सब्जियों का सूप बना रही थी। कैसावा भी एक तरह का पौधा होता है। जवान लोग फूफू कूट रहे थे या फिर आग जलाने वाली लकड़ियां तोड़ रहे थे और बच्चे ना बार बार नदी पर जाकर पानी भरकर ला रहे थे। 3 जवान आदमी ओबिरिका के साथ 2 बकरियां ज़िबा यानी स्लॉटर करने में उसकी मदद कर रहे थे। वो दोनों बकरियां काफी मोटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा मोटी बकरी जो थी ना, वो उन्होंने झोपड़ी की दीवार के साथ एक रस्सी के साथ बांधी हुई थी। वो बकरी एक छोटी गाय के जितनी बड़ी थी। ओबिरिका ने ना ये वाली बकरी लाने के लिए अपने रिश्तेदार को युमाइकी गाँव भेजा था। युमाइकी साथ वाले गाँव का नाम है और ये वही बकरी थी जो कि ओबिरिका ने जिंदा ही अपने रिश्तेदारों को देनी थी, यानी सूटर्स की फैमिली को। अब ओबिरिका ने जिस आदमी को युमाइकी से वो बकरी लेने के लिए भेजा था ना, वो आदमी कहता है कि युमाइकी गाँव के बाजार में काफी रश था। वहाँ पर इतने ज्यादा लोग थे कि अगर तुम जमीन से उठाकर रेत का एक जर्रा दोबारा जमीन पर फेंकोगे ना, तो वो रेत का जर्रा दोबारा जमीन तक कभी भी नहीं पहुंचेगा। तो इसके जवाब में ओबिरिका कहता है कि ये सब एक ग्रेट मेडिसिन का कमाल है, क्योंकि युमाइकी के लोग ना अपनी मार्केट को ग्रो करना और दूसरे गाँव की मार्केट को हड़प करना चाहते थे, तो इसलिए ना उन्होंने एक ताकतवर मेडिसिन तैयार की। यहाँ पे मेडिसिन का मतलब काला जादू है। मेडिसिन का मतलब ये है कि हर मार्केट वाले दिन ना वो लोग सुबह सुबह मुर्गे की आवाज से पहले एक बूढ़ी औरत को एक पंखे के साथ मार्केट के ग्राउंड में खड़ा कर देते थे और उस औरत के ना मैजिकल फैन की मदद से वो बूढ़ी औरत पास वाले कबीले के सब लोगों को इशारा करके उनकी मार्केट में बुलाती थी। वो अपने चारों तरफ से लोगों को मार्केट में बुलाती थी। उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसा करने से सब लोग वहां पर आते थे, यानी ईमानदार भी और बेईमान भी, यानी जो चोर होते थे। वो ऐसे चोर होते हैं कि वो ना इस मार्केट में आपकी कमर से कपड़ा भी चोरी कर लेते हैं। ओबिरिका कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने न्वेनको को भी कहा था कि वो अपना कान और आंखें खुली रखे। न्वेनको वही बंदा है जिसको ओबिरिका ने ना बकरी लेने के लिए भेजा था। फिर ओबिरिका ना एक आदमी का किस्सा सुनाता है कि वहां पर ना एक आदमी था जो कि अपनी बकरी को बेचने के लिए आया था। उसने इस बकरी को ना एक मोटी सी रस्सी से बांधा हुआ था और रस्सी को अपनी कलाई पर बांधा हुआ था। लेकिन जब वो मार्केट में से गुजरता है तो सब लोग उसकी तरफ ऐसे इशारा करते हैं कि जैसे वो किसी पागल आदमी को देखकर करते थे। उसे ये चीज ना तब तक समझ नहीं आती कि जब तक उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिसको वो रस्सी से बांधकर घसीट रहा था वो बकरी नहीं थी, बल्कि एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा था। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी एक आदमी का काम है? नैन को पूछता है। तो इस पर ओबिरिका कहता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, बल्कि वो लोग मेडिसिन यूज करते हैं। अब यहाँ पर मेडिसिन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सुपर नेचुरल पावर है, यानी वो चोर जो थे ना वो जादू करते थे। और इससे पहले जो आपको मैंने बूढ़ी औरत वाली बात बताई थी ना, वो भी एक तरह से सुपर नेचुरल एंटिटी थी, जो कि एक बूढ़ी औरत की शक्ल में खड़ी होकर सब लोगों को अपनी तरफ बुलाती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी आदमी उस औरत को ना देख सकता हो, ये बात कंफर्म नहीं की गई चैप्टर में। फिर हम देखते हैं कि वो लोग ना बकरियों का गला काटते हैं और एक बर्तन में उनका खून जमा कर लेते हैं और वो ना उन बकरियों को आग के ऊपर रख देते हैं ताकि बकरियों की खाल के ऊपर जो बाल है ना वो जल जाएं। और इस तरह से बालों के जलने की स्मेल खाना पकाने की स्मेल के साथ मिक्स हो जाती है। फिर वो इनको आग से उतार कर पानी से धोते हैं और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ताकि औरतें ना इसका सूप बना लें। फिर अचानक उन्हें एक आवाज आती है और इनका सारा काम रुक जाता है। थोड़ी ही दूर ना ये आवाज आती है, ओजी ओडू ओकू इजीजी ऊ। इसका मतलब है कि वो जानवर जो अपनी दुम से मक्खियों को दूर करता है ना,
वो भाग गया। सब औरतें अपना सब काम छोड़कर उसकी तरफ भागने लग पड़ती हैं जहाँ से आवाजें आ रही थी। तो कायलो ने चिल्लाकर कहती है कि हम ये सब इस तरह से आग पर पकता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती, हम में से 3 या 4 को यहीं रुकना चाहिए। तो एक और औरत कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, हमें 3 या 4 औरतों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। फिर 5 औरतों को छोड़कर बाकी सब वहाँ से उस गाय को देखने के लिए चली जाती हैं। जब वो उस गाय को ढूंढ लेती है ना तो वो उसे वहाँ से भगाकर उसके मालिक के पास ले आती हैं, जो कि जुर्माना अदा करता है, जो कि गाँव वाले हर उस आदमी पर लगाते हैं जिसकी गाय भागकर किसी दूसरे आदमी के खेत को बर्बाद करती है। फिर जब वो पैसों वाला काम हो जाता है तो वो औरतें ये चेक करती हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जो कि ये सब देखने के लिए नहीं आई। मैकबुगू कहाँ पर है? उनमें से एक औरत पूछती है। वो बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है, मैकबुगू की हमसाई कहती है। उसे ईबा है, ईबा यानी बुखार को कहते हैं। इतने में ना एक और औरत कहती है कि मैकबुगू के अलावा जो औरत नहीं आई ना उसका नाम है यूडेंकवू और उसका जो बच्चा है वो अभी 28 दिनों का भी नहीं है। अब वो वाली औरतें जिनको ओबीरका की बीवी ने अपनी मदद के लिए नहीं कहा था ना वो अपने घर चली जाती हैं और बाकी सब दोबारा ओबीरका की झोपड़ी में चली जाती हैं। अब झोपड़ी में जो 5 औरतें उनके साथ नहीं गई थी ना उनमें से एक औरत पूछती है कि वो गाय किसकी थी? वो मेरे हस्बैंड की थी, एजी लेगवू कहती है। मेरे छोटे बच्चों में से किसी ने ना गाय वाले कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया था तो इसलिए गाय भाग गई। अब दोपहर को ओबीरका के इन लॉज की तरफ से 2 पाम वाइन के प्याले आते हैं। अब यहाँ पर ना मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ और वो ये है कि जब भी इन लॉज का वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब होगा दूल्हे और इसके रिश्तेदारों की बात हो रही है, लेकिन जब होस्ट की बात होगी ना तो इसका मतलब है कि ओबीरका और इसके घर वालों की बात हो रही है, यानी दुल्हन के साइड वाले लोग। अब वो 2 पाम वाइन्स के प्याले जल्दी से खाना पकाने वाली औरतों को दे दिए जाते हैं ताकि उन्हें खाना पकाने में आसानी हो। उसमें से कुछ वाइन दुल्हन और उसके पास मौजूद लड़कियों को भी दी जाती है और ये वही लड़कियां थी जो कि रेजर की मदद से दुल्हन के बालों को सेट कर रही थी और कैमवुड की मदद से उसकी बॉडी पर डिजाइन बना रही थी। जब सूरज की रोशनी थोड़ी कम होती है ना तो ओबीरका का बेटा मेडुका एक बड़ी झाड़ू निकालता है और अपने बाप ओबीरका की झोपड़ी के सामने ग्राउंड को अच्छी तरह से साफ करता है। तो उसी वक्त ना ओबीरका के दोस्त और रिश्तेदार जो कि शायद इसी चीज का इंतजार कर रहे थे वो वहां पर आते हैं और उनके ना एक कंधे पर गोट स्किन वाला बैग होता है और दूसरे बाजू में ना उन्होंने गोट स्किन वाला मैट दबाया हुआ होता है। उनमें से कुछ लोगों के साथ उनके बेटे भी थे जिन्होंने लकड़ी का तराशा हुआ स्टूल पकड़ा हुआ था। अकोनको भी उनमें से एक था। वो सब लोग वहां पर एक हाफ सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं और मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद सूटर्स भी आने वाले होते हैं तो ओकोनको ना अपनी स्नफ बोतल निकालता है और एक्ब्यूफी जूडो को पेश करता है जो कि उसके साथ ही बैठा था। वो कोनकोवो से स्नफ बोतल ले लेता है और अपने घुटने के कैप पर उसे टैप करता है यानी मारता है और फिर ना वो अपनी बाईं हथेली को रगड़ता है ताकि टोबैको डालने से पहले उसकी हथेली खुश्क हो जाए। वो दिखने में और अपने कामों में बड़ा सुलझा हुआ आदमी लग रहा था। फिर वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हमारे जो इन लॉज है ना वो काफी पाम वाइन के बर्तन लेकर आएंगे। अगरचे उनका गांव जो है ना वो कंजूस लोगों के लिए मशहूर था, लेकिन उनको ये बात भी जाननी चाहिए कि अकुकी जो है ना वो एक बादशाह की दुल्हन है, यानी वो आम लड़की नहीं है। तो कोनको वो कहता है कि उन्हें 30 से कम पाम वाइन के बर्तन लेकर नहीं आना चाहिए। अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो मैं उन लोगों से साफ साफ ये बात कह दूंगा। इतने में ओबीरका का बेटा मेडुका उस बकरी को लेकर आता है ताकि उसके बाप के रिश्तेदार उसको देख लें। वो सब इसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि चीजों को ऐसा ही होना चाहिए। मेडुका फिर से उस बकरी को अंदर वाली झोपड़ी में ले जाता है। बहुत जल्द उनके इन लॉज आना शुरू कर देते हैं। नौजवान आदमी और लड़के एक लाइन में ही पाम वाइन वाले बर्तन लेकर वहां पर आते हैं। जैसे जैसे वो आते हैं ना तो ओबीरका के रिश्तेदार पाम वाइन के बर्तनों को गिनती करते हैं, यानी 20, 25। फिर कुछ देर बाद वो आना बंद कर देते हैं और होस्ट जो थे ना वो एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि जैसे वो एक दूसरे को कहना चाह रहे हों कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा ही होगा। फिर वो लोग और बर्तन लेकर आते हैं, 30, 35, 40, 45। वो होस्ट फिर से एक दूसरे की तरफ देखकर सर हिलाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो एक दूसरे से कह रहे हों कि ये हुई ना मर्दों वाली बात। गिनती करने पर वहां पर कुल 50 बर्तन थे। उन बर्तन पकड़े हुए लड़के और आदमियों के बाद ना सूटर्स यानी दुल्हा ईबी जिसका नाम था वो वहां पर आता है। अब यहाँ पर आपने ईबी को बुखार वाले ईबी से कंफ्यूज नहीं करना क्योंकि ये बड़े आई से है। ये लड़के का नाम जो है ये बड़े आई से है और जो बुखार वाला ईबी है वो छोटे आई से होता है। सूटर के साथ उसकी फैमिली के बड़े लोग भी आए थे। वहां पर जो आधा सर्कल बनाकर होस्ट बैठे हुए थे ना ये लोग उनके साथ जाकर हाफ सर्कल को कंप्लीट सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं। वो पाम वाइन के बर्तन उनके दरमियान में रख दिए जाते हैं। फिर झोंपड़ी के अंदर से ना दुल्हन, उसकी माँ और उनके साथ कुछ बड़ी औरतें आती हैं और वो ना इस पूरे सर्कल में घूमकर सबसे हाथ मिलाती हैं। सबसे आगे दुल्हन की माँ होती है, उसके पीछे दुल्हन और उसके पीछे दूसरी औरतें होती हैं। शादीशुदा औरतों ने ना अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और लड़कियों ने ना लाल और काले रंग की मोतियों वाली लड़ियां अपनी कमर पर पहनी हुई थी और पाँव में पायल पहनी हुई थी जो कि पीतल की थी। जब औरतें वहां से चली जाती है ना तो ओबीरका उन्हें कोला नट पेश करता है। तो उसका बड़ा भाई पहला कोला नट तोड़ता है और कहता है लाइफ टू ऑल ऑफ अस, और काश हम दोनों खानदान के दरमियान इसी तरह से दोस्ती बनी रहे।
सब लोग जवाब में ई कहते हैं। फिर वो कहता है कि हम ना आज आप लोगों को अपनी बेटी दे रहे हैं और हमारी ये बेटी जो है ना ये आपके सूटर के लिए एक अच्छी बीवी है और वो ना आप लोगों को हमारे टाउन की हर माँ की तरह 9 बच्चे देगी। सब लोग फिर से ई कहते हैं। इन लोगों में से ना सबसे बूढ़ा आदमी जवाब देता है और कहता है कि ये हम दोनों खानदानों के लिए अच्छा होगा। फिर से ई की आवाज़ आती है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हम आप लोगों के गांव में से कोई लड़की लेकर जा रहे हैं। मेरी माँ भी आप लोगों में से ही थी। फिर से ई की आवाज़ आती है। और ये आखिरी बार नहीं होगा कि हम आप लोगों के गांव में से लड़की लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आप हम लोगों को अच्छी तरह से समझते हैं और हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझते हैं। आप एक ग्रेट फैमिली हैं। फिर से ई की आवाज़ आती है। अब ये जो ई है ना, ये सब लोगों का रिस्पॉन्स है, यानी जब भी कोई उनमें से बात करता है तो बाकी लोग जो होते हैं ना क्राउड के अंदर, वो ई कह के उसकी बात से अग्रीनेस को शो करते हैं। फिर वो कहता है कि आप ना खुशहाल लोग यानी प्रॉस्परस मैन और अच्छे सिपाही हैं। ये बात ना वो कॉनकोवो की तरफ देखकर कहता है। फिर वो कहता है कि आपकी बेटी हमें आप ही की तरह के लड़के देगी। फिर से सब लोग ई कहकर रिस्पॉन्स शो करते हैं। फिर सब लोग ना कोलोनट खाते हैं और अब पाम वाइन पीने की बारी आती है। अब 4 से 5 लोग ग्रुप बनाकर दरमियान में वाइन रख लेते हैं। फिर जैसे जैसे शाम खत्म होती है ना, मेहमानों के सामने खाना पेश किया जाता है। वहां पर फूफू के और सूप के बड़े बड़े प्याले आते हैं। वहां पर यम का सालन भी था। वो ना एक शानदार दावत थी। जैसे ही रात होती है ना, तो लकड़ियों के बने हुए ट्राइपोड्स के ऊपर टॉर्चेस जलाई जाती हैं और जवान लड़के गाना गाने लगते हैं। अब बड़े लोग दायरे में बैठे हुए होते हैं और जवान लोग ना गाना गाते हुए हर एक के सामने आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वो हर आदमी के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। उनमें से कुछ किसान थे तो कुछ भविष्यवाणी करने वाले लोग थे जो कि कबीले वालों के लिए पेशन गोई किया करते थे। अकोनको वो उन सब में ना अब तक का सबसे बढ़िया पहलवान और जंगजू सिपाही था। फिर जब वो सारे सर्कल में घूम लेते हैं तो साइड पर बैठ जाते हैं और अब झोंपड़ी के अंदर से ना लड़कियां आती हैं जो कि आकर डांस करती हैं। पहले तो दुल्हन उनके दरमियान नहीं होती, लेकिन फिर वो अपने दाएं हाथ में मुर्गा लेकर वहां पर आती है और सब लोग उसके लिए चीयर करते हैं। वो इन गाना गाने वाले लोगों को वो मुर्गा देकर नाचने लग पड़ती है। जब वो नाच रही होती है ना, तो उसकी पीतल की बनी हुई पायल आवाज करती है और उसकी बॉडी ना कैम्पवुड की वजह से येलो लाइट में चमक रही थी। वो गाना बजाने वाले लोग अपनी लकड़ी, मट्टी और मेटल के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक के बाद एक गाना बजाते हैं और वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर वो अपने गाँव का सबसे नया गाना गाते हैं जो कि ऐसे है। इफ आई होल्ड हर हैंड शी सेज डोंट टच, इफ आई होल्ड हर फुट शी सेज डोंट टच, बट व्हेन आई होल्ड हर वेस्ट बीड्स शी प्रिटेंड्स नॉट टू नो। फिर जब मेहमान वहां से जाने लगते हैं तो रात काफी गुजर गई थी। वो दुल्हन को घर लेकर जाने वाले थे। वहां पर जाकर दुल्हन ने ना 7 मार्केट वीक्स गुजारने थे। जैसे वो वहां से जाने लगते हैं तो वो गाना गाते हैं और गांव के बड़े लोग जैसे कि ओकोनकोवो से आखिरी बार गले मिलते हैं। ओकोनकोवो भी उन लोगों को ना 2 मुर्गे तोहफे के तौर पर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्रिटिकल एनालिसिस। इस पूरे चैप्टर में हमें इग्बू लोगों में शादी किस तरह होती है, उनके क्या रीति रिवाज होते हैं, दुल्हा दुल्हन वालों के लिए क्या लेकर आता है, ये सब कुछ दिखाया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग सुपर नेचुरल पावर्स की मदद से मार्केट में लोगों को इकट्ठा करते हैं और चोरियां वगैरह भी करते हैं। और उन लोगों ने किस तरह से अपने जानवरों को कंट्रोल करने के लिए जुर्माना भी रखा हुआ था। और एक नई चीज जो कि हमें यहाँ पर पता चलती है वो ये होती है कि गाय के भागने पर ना सारी औरतें जाकर उसे वापस लाती हैं और जुर्माना भी कलेक्ट करती हैं। आदमी ऐसा क्यों नहीं करते, इसका कोई रीजन नहीं है। अब तक हमें ये चीज भी पता चल गई है कि इस नॉवल के अंदर एक्फीफी जो है ना, वो ट्रेडिशन को सबसे कम फॉलो करने वाली औरत है।